नमस्कार। हमारी आज की कहानी है तमाचा। सुमित्रा देवी तैयार होकर निकली और अपनी छोटी बहू कामाक्षी को आवाज देने लगी। अरे कामाक्षी, मैं और माधवी बाजार जा रहे हैं। आते आते शाम हो जाएगी, लेकिन तू दोपहर में सो मत जाना। शाम को चाय नाश्ते पर विवेक के दोस्त का परिवार आने वाला है। विवेक दोपहर में ही आ जाएगा। जो मंगवाना हो उससे मंगवा लेना। ये सुनकर कामाक्षी थोड़ी सी डर गई। तभी माधवी आई और बोली, देखो तुम्हारे जेठ जी दोपहर में आएंगे, उनका खाना गर्म कर देना, लेकिन उनके आगे पीछे मत घूमना। और हाँ, सिर पर से पल्लू हटना नहीं चाहिए। माधवी की यह बात कामाक्षी को अंदर तक झकझोर गई। उसने तुरंत कहा, दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भला जेठ जी के सामने बिना पल्लू के क्यों जाऊंगी? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं क्या? माधवी ने ताने के अंदाज में कहा, आजकल तेरी पसंद की चीजें बहुत आ रही हैं, इसलिए बोल रही हूँ। यह सुनकर कामाक्षी के तन बदन में आग लग गई और वो झट से बोल पड़ी, दीदी आपको क्या लगता है जेठ जी से मैं अपनी पसंद की चीज खुद लाने को कहती हूँ? आपने कभी उनको मेरी पसंद पूछते नहीं देखा, जब वो खुद ही जबरदस्ती कहते हैं कि बताओ क्या खाओगी। माधवी ने तुरंत मुंह बनाकर कहा, रहने दे, अपनी गलती उनके सिर पर मत डाल। तू ही उनके सामने बेचारी बनी रहती है, क्योंकि तेरे पति की कमाई तो है नहीं। कामाक्षी माधवी की बातें सुनकर गुस्से से झुलस रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, माधवी सिर पटकते हुए वहां से निकल गई। कामाक्षी ने तुरंत फोन करके अपने पति से कहा, आलोक क्या तुम अभी घर नहीं आ सकते? अपनी दुकान में सामान संभालता हुआ आलोक बोला, अरे क्या हुआ? मुझे काम करने भी दोगी या नहीं? पहले ही काम मंदा चल रहा है, घर आकर बैठ जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा? कामाक्षी ने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं, तुम बस 2 घंटे के लिए आ जाओ। कामाक्षी की बात सुनकर आलोक झुंझला गया। बेकार की बात मत करो कामाक्षी, शाम के समय ही ग्राहक आते हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं आ रहा। इसके बाद आलोक ने फोन काट दिया। धड़कते दिल के साथ कामाक्षी खड़ी रह गई। उसने घड़ी में समय देखा तो दोपहर के 2 बजने वाले थे। डर के मारे वो अपनी उंगलियां मसलती हुई बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगी। विवेक के आने का समय हो रहा था और वो जानती थी कि विवेक के सामने उसका अकेला रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों से विवेक का बर्ताव उसे ठीक नहीं लग रहा था। वो कभी रसोई में तो कभी उसके कमरे में आकर उसकी पसंद की मिठाई या आइसक्रीम के फ्लेवर पूछता रहता था। इसका अर्थ गलत ही समझा जा रहा था और ये बात आज माधवी की बातों से कामाक्षी को समझ आ गई थी। इन सब कारणों से उसे विवेक से डर लगने लगा था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और इस स्थिति से निपटने का तरीका सोचने लगी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो समझ गई कि विवेक आ गया है। वो उठी और कांपते कदमों से दरवाजे तक गई। धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। सामने विवेक खड़ा था और दरवाजे का सहारा लेकर नशे में झूल रहा था। शराब की दुर्गंध कामाक्षी के दिमाग में चढ़ गई। वो जल्दी से पलटी और घबराकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। विवेक रोज शराब पीता था, मगर दिन में कभी पीकर नहीं आया था। आज की इस हालत ने कामाक्षी को और भी डरा दिया था। विवेक सोफे पर बैठ गया और कुछ देर में कामाक्षी को आवाज देकर बोला, कामाक्षी खाना लगा दो। अब तो कामाक्षी का दिल और भी जोर से कांपने लगा। वो नशे में झूमते विवेक के सामने जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसे विवेक के अपने कमरे की तरफ आने का एहसास हुआ। वो तुरंत निकलकर रसोई में पहुंच गई। विवेक खड़ा होकर उसे घूरने लगा। वो थाली में खाना लगाकर जल्दी से बाहर आई और जैसे ही थाली टेबल पर रखी, पलटकर जाने लगी। विवेक ने कहा, यहीं बैठ जाओ कामाक्षी, कहाँ जा रही हो? कामाक्षी बिना गर्दन घुमाए डरते हुए बोली, वो मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे थकान हो रही है, कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे देना। तभी विवेक ने कहा, नहीं, कागज और पेन लेकर आओ, शाम को मेरा दोस्त अपनी बीवी के साथ आएगा, उसके लिए नाश्ता तैयार करना है, जो मंगवाना है उसकी लिस्ट बनाओ। कामाक्षी अपने कमरे में गई। कुछ देर सोचती रही और फिर कागज पेन लेकर कमरे में ही सारी लिस्ट बनाई। वो पर्चा ले जाकर विवेक के सामने रखकर बोली, भैया मैंने सब कुछ इस कागज पर लिख दिया है। वो इतना कहकर फिर से कमरे में जाने लगी तो विवेक खाना छोड़कर उसके पीछे आया। उसने कामाक्षी के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे जकड़ते हुए कहा, अरे घर में कोई नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। कामाक्षी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी विवेक ने कहा, तुम्हें जो तकलीफ हुआ करे वो मुझे बताया करो। मुझे पता है आलोक तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हें अपना मन मारना पड़ता है। कहते कहते विवेक ने कामाक्षी की कलाई पकड़ ली और दूसरा हाथ उसके गाल पर रख दिया। उसकी उंगलियां उसके होठों तक जाने लगी। इतने में कामाक्षी तिलमिला उठी और उसने विवेक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नशे में धुत विवेक खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। कामाक्षी दहाड़ पड़ी, शर्म नहीं आती आपको अपने भाई की पत्नी को इस तरह छूते हुए?
मुझे कई दिनों से लग रहा था कि आपकी नीयत खराब हो रही है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि मैं सही थी। आप क्या समझ रहे हैं? अगर मेरे पति की कमाई कम है तो क्या मैं आपकी गलत नीयत को बढ़ावा दूंगी? आज सबके सामने आपकी पोल खोल कर रहूंगी। विवेक ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। तो फिर कोशिश करके देख लो। मेरे टुकड़ों पर पलता आया है आलोक, मेरे सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकता। और फिर तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। मेरी पसंद का खाना बनाकर बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करती हो ना। विवेक को इस हद तक बेशर्म देखकर कामाक्षी की आंखों से आंसू छलक आए। वो उसे जोर से धक्का देकर अपने कमरे में चली गई और खटाक से दरवाजा बंद कर लिया। विवेक भी हंसता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसके चेहरे पर ना तो कोई पछतावा था और ना ही डर। वो बेफिक्री से सो गया। उसकी आंखों में जो बेशर्मी कामाक्षी ने देखी थी, उसके बाद से तो उसे लगने लगा था कि पता नहीं उसकी बात पर कोई यकीन करेगा भी या नहीं। दरअसल सुमित्रा देवी का बड़ा बेटा विवेक एक बड़ी कंपनी में अच्छी सैलरी पर था, जिसकी वजह से बड़ी बहू माधवी घर में रानी बनकर अकड़ के साथ रहती थी। वहीं कामाक्षी का पति आलोक एक छोटी सी दुकान चलाता था और उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी। हालांकि वो उसे चलाने के लिए दिन रात एक करता था। विवेक ही घर का खर्चा उठा रहा था और माधवी कामाक्षी पर हुक्म चलाती थी। कामाक्षी साधारण परिवार से थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में माधवी से ज्यादा थी। सुबह से शाम तक घर का सारा काम वही करती थी। जब भी कोई रिश्तेदार आता और कामाक्षी की शिक्षा के बारे में जानता तो उसे नौकरी करने की सलाह देता। सुमित्रा देवी झट से कहती, क्या जरूरत है इसको नौकरी की? बढ़िया खाने पीने को तो मिल रहा है, विवेक सारा खर्चा उठा तो रहा है। लेकिन इस बात से माधवी जल भुन जाती और कामाक्षी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कामाक्षी कई बार आलोक से कहती, तुम एक बार मुझे नौकरी करने दो, फिर तुम्हें और मुझे किसी के आगे दबना नहीं पड़ेगा। लेकिन आलोक कहता, अरे कामाक्षी, मैं कोशिश कर तो रहा हूं ना। दुकान जम जाएगी तो खूब आमदनी होगी। और क्या हुआ अगर तुम घर संभाल लेती हो? भैया भाभी हमारे अपने हैं, थोड़ा बर्दाश्त किया करो। कमरे में बैठी कामाक्षी को आलोक के यह शब्द बार बार याद आ रहे थे। उधर विवेक शाम को 5 बजे उठकर बाहर निकल गया। रात को जैसे ही सुमित्रा देवी और माधवी लौटी, विवेक भी आ गया और आते ही बोला, माँ, आज तो तुम्हारी छोटी बहू मुझ पर डोरी डालने की कोशिश कर रही थी। मैं खाना खा रहा था और ये बार बार मेरे करीब आ रही थी। मैंने दूर रहने को बोला तो मुझ पर ही इल्जाम लगाने लगी। सोच रही थी कि जेठ को फंसा ले। मैं तो उसी वक्त घर से चला गया था। विवेक की इस बात ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। माधवी बिना सच जाने भड़क गई। देखा मम्मी जी, कितनी सती सावित्री बनती है। मेरा पति कमाता है तो सोच रही होगी कि इसको फंसा लूं। तभी कामाक्षी भी फट पड़ी। आप लोग सच्चाई जानते ही नहीं है। इनसे पूछे कि ये नशे में घर आए थे या नहीं, और मेरे गाल छूकर क्या करने की कोशिश कर रहे थे। कामाक्षी की आंखों से आंसू लावा बनकर बह रहे थे, लेकिन सुमित्रा देवी और माधवी को केवल विवेक पर भरोसा था। सुमित्रा देवी ने कहा, बस कर छोटी बहू, मैंने देखा है कि कैसे अपने जेठ से अपनी फरमाइशें पूरी करवाती है। ऐसी कुलक्षणी बहू मुझे नहीं चाहिए जो पेट भरने वाले पर ही इल्जाम लगा रही है। माधवी बोली, हाँ मम्मी जी, मुझे तो पहले से शक था कि ये मेरे पति की कमाई और रुतबे पर नजर गड़ाए बैठी है। तभी आलोक आया और ये सब सुनते ही बोला, कैसी बातें कर रही हो कामाक्षी? भैया दिन में शराब पीकर नहीं आ सकते। विवेक ने तुरंत कहा, हाँ, अपनी बात साबित करने के लिए इतनी देर से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। बेचारी कामाक्षी रो रो कर सफाई देती रही, मगर आलोक ने भी उस पर भरोसा नहीं किया और कहा, कामाक्षी, अभी के अभी भैया से माफी मांगो। भैया कभी गलत नहीं हो सकते। कामाक्षी दहाड़ पड़ी, आलोक, तुम मुझे इनसे माफी मांगने को कह रहे हो? अरे आज मैंने इनको थप्पड़ नहीं मारा होता ना तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करते। ये घर के लिए इतना करते थे तो मैं भी इनकी पसंद का खाना बना देती थी। तो क्या ये मेरी रजामंदी हो गई? आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए कामाक्षी अपनी बात रखती रही, लेकिन आलोक और घरवाले विवेक के साथ खड़े रहे। सुमित्रा देवी ने साफ कह दिया, अगर ये माफी नहीं मांगेगी तो घर से चली जाए। स्वाभिमानी कामाक्षी ने तुरंत अपना बैग उठाया और घर छोड़कर निकल गई। घर से निकलते ही कामाक्षी को अपनी पुरानी सहेली प्रिया की याद आई, जो एक एडवोकेट थी। कामाक्षी उसके पास पहुंची और रोते हुए पूरी आपबीती सुनाई। प्रिया ने उसे पानी पिलाया और कहा, कामाक्षी, उस आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए जिसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकाला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम कोर्ट केस करेंगे। कामाक्षी के मायके वालों ने भी उसका साथ दिया और विवेक पर केस दर्ज करा दिया। जब अदालत का नोटिस घर पहुंचा तो विवेक और उसके परिवार के होश उड़ गए। उसमें साफ लिखा था कि कोर्ट में हाजिर न होने पर पुलिस घर से उठाकर ले जाएगी। विवेक ने घर में अकड़कर कहा, अरे डरो मत, कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ये खुद झूठी है। विवेक ने शहर का सबसे महंगा वकील हायर किया।
अदालत में सुनवाई शुरू हुई। कामाक्षी की गवाही के अलावा कोई चश्मदीद सबूत नहीं था। तो जज साहब ने कहा, कामाक्षी जी, अदालत सबूतों पर चलती है। आपने जो इल्जाम लगाया है उसे साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत पेश कीजिए। यह सुनकर कामाक्षी ठगी सी रह गई। अदालत से बाहर निकलते ही विवेक उसे तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराया, मानो कह रहा हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तभी पूरा मामला पलट गया। कामाक्षी की वकील प्रिया ने अदालत में एक लड़की को पेश किया, जिसे देखते ही विवेक के चेहरे की रंगत उड़ गई। विवेक पसीने पसीने होने लगा। सुमित्रा देवी और माधवी को समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वे उस लड़की को नहीं जानती थी। वो लड़की अंजलि मुस्कुराते हुए कटघरे में खड़ी हुई और बोली, जज साहब, इस आदमी की फितरत ही ऐसी है। 2 साल पहले मैं इसकी कंपनी में कर्मचारी थी। इसने मेरे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी। जब मैंने एचआर में शिकायत की तो उसने अपनी पहुंच और पैसे के बल पर मुझे नौकरी से निकलवा दिया। इसने मुझे और मेरे परिवार को इस कदर डराया धमकाया कि हमें शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन जब कामाक्षी जी मुझ तक पहुंची तो मैं चुप नहीं रह सकी। मेरे पास इनके खिलाफ सबूत है, इसकी धमकी भरी ईमेल और फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। यह सुनते ही विवेक के होश उड़ गए। दरअसल कामाक्षी को अंजलि तक पहुंचाने वाली विवेक के ही दफ्तर की कर्मचारी कविता थी, जिसे अंजलि वाले मामले का पता था। जब कविता को विवेक पर हुए केस का पता चला तो उसने कामाक्षी से संपर्क करके उसे अंजलि का पता दिया था। कोर्ट ने अंजलि द्वारा पेश किए गए सबूतों की पुष्टि की। सच सामने आते ही सुमित्रा देवी और माधवी के पांव तले जमीन खिसक गई। अपने पति की इस नीच हरकत का पता चलते ही माधवी शर्मिंदगी के मारे किसी से आंखें नहीं मिला पा रही थी। सबूतों के आधार पर अदालत ने विवेक को महिला उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए 1 साल की सख्त कैद और कामाक्षी को मानसिक उत्पीड़न और मानहानि के मुआवजे के तौर पर भारी जुर्माना भरने का आदेश सुनाया। फैसला सुनते ही कामाक्षी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो अपने पिता के गले लग गई। अदालत के बाहर आलोक उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, आलोक फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कामाक्षी के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, कामाक्षी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और अपने भाई को देवता समझता रहा, जिसने मेरी ही पत्नी का शील भंग करने का प्रयास किया। मुझे माफ कर दो। सास सुमित्रा देवी भी शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। कामाक्षी ने भरे मन से कहा, आलोक, अब पछताने से क्या फायदा, जब तुमने सही समय पर मेरा साथ ही नहीं दिया। अगर मेरी सहेली ना होती तो मैं खुद को कभी बेगुनाह साबित न कर पाती। आलोक उसके कदमों में गिर पड़ा। कामाक्षी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपनी पत्नी वापस चाहिए। कामाक्षी ने आलोक को माफ कर दिया, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि उसके भाई की नीयत कैसी है। लेकिन कामाक्षी ने शर्त रखी, मैं अब उस घर की 4 दीवारी में वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अलग आना होगा। आलोक तुरंत कामाक्षी के साथ चलने को तैयार हो गया। उधर माधवी ने विवेक को जमकर खरी खोटी सुनाई। शर्म आती है मुझे तुम पर, मैं तो उस बेचारी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। सुमित्रा देवी ने भी रोते हुए कहा, वो तो देवी थी और मैं उसे ही कुलक्षणी कहती रही। लानत है तुझ जैसे बेटे पर। खोट तेरी नजर में था और सजा उसने भुगती। विवेक अपनी माँ और पत्नी के सामने सिर पटक कर रोता रहा, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इस तरह कामाक्षी ने परिस्थितियों से लड़कर खुद को निर्दोष साबित किया और समाज में पूरे आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर जीने का हक पाया। दोस्तों, क्या आर्थिक रूप से कमजोर होना किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार देता है? यदि आलोक ने शुरुआत में ही कामाक्षी की बात पर विश्वास किया होता तो क्या परिस्थितियां अलग होती? हमारे समाज में अक्सर महिलाओं पर ही चरित्रहीनता का आरोप पहले क्यों लगा दिया जाता है? क्या कामाक्षी का आलोक को माफ करके अलग रहने का फैसला सही था? कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से पीछे न हटे। सत्य और साहस के सामने बड़े से बड़ा शक्तिशाली और अन्यायी व्यक्ति भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। अपनों का अंधभक्तिपूर्ण विश्वास भी कभी कभी अधर्म का भागीदार बना देता है। इसलिए सदैव सत्य का साथ दे, रिश्ते का नहीं। दोस्तों, कामाक्षी की ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अपने सत्य और स्वाभिमान पर अडिग रहना ही एक स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिजनों के साथ जरूर साझा करें और हमें कमेंट करके बताएं कि कामाक्षी के फैसले पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं जल्द नई कहानी के साथ। धन्यवाद।